लिखे, अगला लिखे, मोमेंटम कंजर्वेशन व्हेन अ बॉडी स्ट्राइक्स ग्राउंड। आपको कुछ नहीं करना, आपको मुझे मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करके बता देना है, ठीक है, बाकी तो वैल्यू रख देंगे। ये ग्राउंड है, एक बॉल है जिसका मास m1 है, इस तरह से आ रही है, इसका लाइन ऑफ डायरेक्शन ये है, और यहाँ से ऐसे टकराती है और ऐसे निकल जाती है, ये आती है मानो u स्पीड से आती है और v स्पीड से निकल जाती है। यहाँ से इसका डायरेक्शन है θ1 और θ1, ठीक है, क्लियर हो गया? ऐसे आई, ऐसे टकरा करके चलेगी। मुझे इसका मोमेंटम कंजर्वेशन लिख करके बताइए दोनों एक्सिस में, ट्राई कीजिए। ये सब क्वेश्चन के टाइप हैं। आपको मास दे देगा 10 किलोग्राम है, इनिशियल स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, 60 डिग्री पर आया, तो बताइए जाते समय इसकी स्पीड कितनी होगी, क्या है, वो सारी चीजें हैं। शुरू करें, आइए, अलोंग एक्स एक्सिस, इसके दो कंपोनेंट बन सकते हैं, यह है थीटा, यह है u cos थीटा, और यह है u sin थीटा। इधर पर आइए, आपको थीटा नहीं पता लग रहा क्या है? ये देखो, ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा, v cos थीटा, इधर क्या आ जाएगा, v sin थीटा। बोलो, इतना तो हो गया। अब इसका एक्स एक्सिस में मोमेंटम mu sin थीटा आई क्या, इसका एक्स एक्सिस में मोमेंटम mv sin थीटा आई क्या हो जाएगा। अगर आपको अलोंग y एक्सिस देना है तो इसका बताइए, हाँ, सॉरी cos थीटा माइनस जे के, नीचे वाली डायरेक्शन को हमने नेगेटिव माना हुआ है ना, इसका हो जाएगा, बस खत्म हो गया। लिखिए, लिखिए, फ्री फॉल ऑफ ए बॉल, फ्री फॉल ऑफ ए बॉल, ये सब क्वेश्चंस के टाइप है जो मैं टॉपिक बना के करा रहा हूं, ठीक है। फ्री फॉल ऑफ ए बॉल, इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, आपने एक बॉल इस तरह से ड्रॉप करी, m मास था, आपने ड्रॉप करी, ये इस ग्राउंड से टकराई और उछल गई, कुछ दूरी तक गई, फिर ये वापस आई, फिर टकराई, फिर ऊपर, और इस तरह से ये प्रोसेस चलता ही रहेगा, ठीक है। हमें इस तरह के क्वेश्चंस करने हैं कि 5 टिप्पे खाने के बाद में कितनी स्पीड होगी, 4 टिप्पे खाने के बाद कितनी हाइट तक जाएगा, वो सारी बकेती हमें करनी है। समझ में आ गया आपको? बनाइए, इसको ड्रॉ कीजिए। हाँ हाँ घिसती जा रही है। चलिए, तो ये हमारा है, हमने बोला एक मास m की एक बॉल है,
जिसको आपने ड्रॉप करा है, जमीन पर टकराते समय इसकी स्पीड हो जाती है v0 और ये h0 हाइट से हमने छोड़ा है। टकराने के जस्ट बाद इसकी वेलोसिटी हो जाती है v1। इसका मतलब ये इलास्टिक कोलिजन तो नहीं है, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन होता तो रिवर्स में इसकी स्पीड क्या आ जाती, सेम। हमने पढ़ा था ना कि दीवार पे बॉल मारोगे तो सेम स्पीड से आएगी। तो मैंने इसका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई दे रखा है, ठीक है। v1 से गई, धीरे धीरे इसकी स्पीड कम हुई, h1 हाइट तक गई है, फिर वापस से आई है। जिस स्पीड से गई होगी उसी स्पीड से टकराएगी वापस से। बॉल को 10 से फेंका है तो 10 से हाथ में आती है ना। v1 से आई, फिर यहां पे इसकी स्पीड चेंज हुई क्योंकि इलास्टिक कोलिजन था नहीं, स्पीड हो गई v2। फिर ये h2 हाइट तक गई, फिर टकराते समय v2 हो गया, फिर स्पीड चेंज हुई और सो ऑन, ऐसा काम चलता जा रहा है। इसमें आपसे दो तरह के क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कितने टक्कर के बाद में इसकी स्पीड इतनी हो जाएगी, यानी कि स्पीड का क्वेश्चन है, और दूसरा है हाइट का, h1 कितना है, h2 कितना है, h3 कितना है, इस तरह क्वेश्चन है। तो पहले हम बात करते हैं स्पीड कैलकुलेशन। देखिए, कैलकुलेशन ऑफ स्पीड, ठीक है। अब आप मुझे सुनना मेरी बात, इस टक्कर के लिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लिख करके बताइए। ई की इक्वेशन याद आई जो स्टार्टिंग में लिखनी सिखाई थी, लिख के बताइए। देखिए कितने दूर बाय कितने पास, माइनस ऑफ समथिंग, याद आया? लिख करके बताइए, देखते हैं गलत होता है कि नहीं होता है, फिर मैं सिखाऊंगा क्या सही था। आइए, ठीक है, एक बार जैसे मैं कर रहा हूं वैसे समझिएगा। मैंने आपको बताया था कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आप या तो v2 माइनस v1 और u2 माइनस u1 से लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं v1 माइनस v2 और यहां भी u1 माइनस u2 करके। मतलब दो बॉडीज हैं, दोनों की टक्कर के बाद में वेलोसिटी का 2 माइनस 1 कर रहे हैं, तो यहां भी 2 माइनस 1 होगा आफ्टर द कॉलिजन और बिफोर द कॉलिजन। यहां भी वही करा, आफ्टर द कॉलिजन अगर मैंने 1 माइनस 2 करा है तो यहां भी बिफोर द कॉलिजन में 1 माइनस 2 करेंगे। पहले तो हम देखते हैं कि यहां पे दो बॉडीज कौन है, एक है बॉल और दूसरी है बॉल। यह रही आपकी बॉल और यह है आपकी रूफ, मान लीजिए फ्लोर मान लीजिए, ठीक है। तो फ्लोर तो हमेशा रेस्ट पे रहेगा, ठीक है। तो अब मैं लगाता हूं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, समझना, ठीक है, इसको यूज करते हैं। तो ई, मैं क्या करता हूं, मैं करता हूं बॉल माइनस फ्लोर आफ्टर द कॉलिजन और बिफोर द कॉलिजन। पहले मैं लगा दूंगा माइनस, आफ्टर द कॉलिजन बॉल की स्पीड क्या है v1, फ्लोर की क्या है 0, बिफोर द कॉलिजन बॉल की क्या है v0, फ्लोर की क्या है 0। तो अब अगर आप इसको देखोगे तो E इज इक्वल टू माइनस v1 बाय v0 आ गया। तो आपके पास v1 कितना आ गया, माइनस E v0। अब यहां समझिए, अगर आप यहां बात करते हैं पहले टक्कर की, तो v1 v0 के अपोजिट डायरेक्शन में, जस्ट अपोजिट, ये माइनस साइन बता रहा है। लेकिन अगर आप इसका मैग्नीट्यूड लेना चाहें तो आप E v0 भी कह सकते हैं, डायरेक्शन आपको वैसे भी पता है, ठीक है। अब सिमिलरली ये तो पहले कोलिजन पे लगाया, सेकंड कोलिजन पे लगा के देखिए, E इज इक्वल टू, यहां देखिए माइनस, टक्कर के बाद बॉल माइनस फ्लो करना है, ठीक है। टक्कर के बाद बॉल की स्पीड क्या है v2, फ्लोर क्या है 0, बॉल की स्पीड टक्कर के पहले क्या है v1, फ्लोर क्या है 0। तो यहां पर E आ जाएगा माइनस v2 बाय v1। तो v2 क्या हो जाएगा, माइनस E v1। अगेन वही डायरेक्शन वाली बात है, अगर आप यहां पे देखोगे तो v1 नीचे है, v2 ऊपर है, तो वो आपको वैसे भी पता है। आप चाहे तो मैग्नीट्यूड से भी काम चला सकते हैं कि v2 की वैल्यू में v1 की वैल्यू यहां रख देते हैं, तो v2 हो जाएगा मेरे पास में माइनस E, और ये हो जाएगा हमारे पास E v0, माइनस भी लगा सकते हैं आपकी इच्छा, v2 इज इक्वल टू E स्क्वायर v0, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको यूज करते हैं। थर्ड कोलिजन के बाद में
मुझे V3 की वैल्यू निकाल करके बताइए V नोट की टर्म में। थर्ड कोलिजन, जैसे मैंने V2 निकाला ना V नोट की टर्म में, ऐसे आपको V3 निकालना है V नोट की टर्म में। आइए इसको देखिए, थर्ड कोलिजन E, आफ्टर कोलिजन स्पीड कितनी है बॉल की, ग्राउंड कितना है, बिफोर कोलिजन ग्राउंड कितना है, E कितना आ गया, तो V3 कितना आ गया, यही हो गया। V2 की वैल्यू यहां से रखिए, अब समझिए, लिख लिया। फर्स्ट कोलिजन के बाद में स्पीड कितनी है, E की पावर 1। कोलिजन कौन सा था, तो E की पावर। सेकंड कोलिजन के बाद में V2 क्या है, अरे माइनस छोड़ो ना यार, वो तो डायरेक्शन वाली बात है। थर्ड कोलिजन के बाद में स्पीड कितनी है, अगर मैं बोलूं आफ्टर सेवंथ कोलिजन स्पीड विल बी E की पावर 7 V नोट। अरे कोई बात नहीं है, वो डायरेक्शन पे बता रहे हैं ना, ठीक है, तो माइनस लगा दो, कोई बात नहीं। यानी कि आफ्टर nth कोलिजन स्पीड कितना है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, E की पावर n, और V नोट क्या है, जिससे वो बॉल स्टार्टिंग में टकराई थी। लिखिए, तो अब आप बता सकते हैं कितने कोलिजन के बाद में कितनी स्पीड रहेगी, E की वैल्यू वो देगा आपको, है ना। अब यहीं से समझ सकते हैं, अगर ये इलास्टिक कोलिजन होता तो E की वैल्यू क्या आती, 1, तो V1 विल इक्वल टू V नोट बट अपोजिट इन डायरेक्शन। कैलकुलेशन ऑफ हाइट्स। चलिए यहां देखिए, मुझे ये पता है कि V1 होता है -E V नोट, है ना। अगर एक बॉडी को ड्रॉप करा है आपने H नोट हाइट से V नोट से वो हिट हुई, तो V नोट की वैल्यू हाइट के टर्म में कितनी आती है, V स्क्वायर U स्क्वायर प्लस 2GH। ड्रॉप करा है तो इनिशियल स्पीड क्या हो गई, तो V कितना हो गया, √2GH नोट, ये V नोट आया, ठीक है। तो यहां पे वैल्यू रखते हैं कि V1 अगर हम सिमिलरली निकालते हैं, V1 ये वाला यहां से छोड़ा इस तरह से, तो ये कितना आता, √2GH1, और V2 कितना आता, √2GH नोट, सॉरी V नोट कितना आता, वैल्यू पुटअप करते हैं, √2GH1 इज इक्वल टू -E √2GH नोट। 2G की लग गई, तो H1 कितना आ गया, -E स्क्वायर H नोट। स्क्वायर हो गया तो माइनस आपने हटा दिया, हो जाएगा, रूट में है ना, इसको सॉल्व करो, तो इस सॉल्व करके आएगा √H1 -E √H नोट, इसका स्क्वायर कर दोगे तो। सिमिलरली मुझे H2 और H3 भी निकाल के बताइए। हाँ, अब मुझे H2 निकालिए H नोट की टर्म में। अगर आप V2 निकालेंगे तो V2 क्या है, E स्क्वायर V नोट, V2 हो जाएगा ठीक है, कोई बात नहीं, आप ऐसे खुश हो, V नोट √2GH, तो ये हो जाएगा H2 E स्क्वायर H नोट, ठीक है। अब उधर बस 2 को 4 कर दो, रुक जा, आने तो दे वहां तक।
ठीक है, एक बार H3 भी निकालना, कितना आया? अगर मैं n टक्कर मान लूं तो लिखिए सब, क्या लग रहा है? Vn निकाला था ना आपने, e की पावर n v नोट, यही था ना, यही था। तो अगर n टक्कर के बाद में आपको हाइट जो मिली है वो मिली है √2g hn, और स्टार्टिंग में आपके पास है √2g h नोट, तो ये हो जाएगा hn, स्क्वायर कर दोगे तो 2n हो जाएगा। अब ना आ रहा बोलने में इनको, ठीक है। तो हाइट का ये फॉर्मूला है और वेलोसिटी का ये फॉर्मूला है स्पीड का। अब यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, ट्रक है 10,000 किलोग्राम का, ठीक है, और ये जा रहा है इंक्लाइन प्लेन पे। अगर मैं इसकी डायरेक्शन की बात करूं तो ये आप इंक्लाइन प्लेन मान लीजिए, ट्रक को पर्सनली मत लेना। इसका एक मास है 10,000 किलोग्राम और एक इंक्लाइन प्लेन पर जा रहा है। इंक्लाइन प्लेन के लिए आपको लिखा है 1/10। इसका मतलब ये होता है कि साइन थीटा की वैल्यू है 1/10, यानी कि 1 मीटर ये मान लीजिए तो 10 मीटर आपको ये मानना पड़ेगा, 1/10। नहीं बेटा, ठीक है, साइन ही मानना है, ना कोस ना कोसेक ना टेन ना कोटेक। हाँ तो 2/10 हो जाता, तो काट करके 1/5 कर देते आप उसको। तो बोलता है ट्रक ऑफ 10 किलोग्राम इज मूविंग अप इंक्लाइन प्लेन, और इस ट्रक की स्पीड कितनी दे रखी है? 36 kph, ठीक है। कैलकुलेट पावर ऑफ इंजन। पावर निकालने के लिए आपको वर्क निकालना पड़ेगा। सुनना मेरी बात, पावर होता है वर्क बाय टाइम या वर्क डन पर सेकेंड, बोलो, है ना। अब इसको अगर आप देखोगे तो पीछे की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा इसमें, mg साइन थीटा। अगर आप इसको कांस्टेंट स्पीड से चलाना चाह रहे हैं तो बाहर की तरफ आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, जो कि इतना ही होगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं फॉर कांस्टेंट स्पीड फोर्स एक्सर्टेड बाय इंजन शुड बी इक्वल टू mg साइन थीटा। मास कितना है इसका? 10,000 किलोग्राम। जी आप 10 मान लीजिए मेरे क्वेश्चंस में, साइन थीटा की वैल्यू 1/10, तो फोर्स कितना लग रहा है? 10 की पावर 4 न्यूटन। आराम से देखिए, पावर निकालने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा? वर्क डन। अब इसने बोला है कि इसको 36 kph से चलाए रखने के लिए इसको कितनी पावर लगानी पड़ेगी, इस स्पीड से इसको चलाना है और इसकी कितनी पावर लगेगी। तो पावर होता है हमारे पास F इंटू वी। फोर्स है आपके पास 10 की पावर 4, स्पीड है 36 kph। 36 kph को आप चेंज कर दीजिए, इसको चेंज कीजिए 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि पावर हो गई 10 की पावर 5 वॉट। इतनी पावर ट्रक के इंजन को लगानी पड़ेगी। सिंपल है। अब देखो, कई बार बच्चों के दिमाग में यह भी आ सकता है कि भाई साहब आपको वर्क पावर निकालनी है वर्क डन बाय टी। तो वर्क डन हो गया आपके पास फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट खोजने लग जाएंगे और डिस्प्लेसमेंट को क्या मान लेंगे? 10। तो वो क्या है? वो लिखा है कि इसको 10 मीटर तक चलाने के लिए कितनी पावर लगी है। वो ये नहीं पूछ रहा, वो बोला हर एक सेकंड में इसकी स्पीड कितनी इतनी मेंटेन करनी है आपको, तो कितनी पावर लगा रहा होगा पर सेकंड के हिसाब से। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को आपको क्या लिखना है? वेलोसिटी।
इतनी स्पीड ट्रक की बना करके रखनी है तो आपको इतना फोर्स लगाना पड़ेगा जिससे आपकी इतनी वोल्टेज जाएगी। लिखिए इसको, अगला ट्राई करें एक बार। टू व्हीकल्स आर सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ द ब्लास्ट। क्या बताया था आपको मैंने 2D में, जब भी कोई बम फटे, कोई चीज एक चीज से दूसरी चीज से अलग हो या अचानक से जुड़ जाए, क्या सोचना है आपको? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। चलिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार ध्यान से। टू व्हीकल, पर इस पूरे क्वेश्चन को एक बार पढ़िए। ठीक है, तो अब आप यहां पे एक चीज देखिए कि आपसे ये पूछा है कि ये कितना दूर जाएगा। अब हमें निकालनी है डिस्टेंस। अब डिस्टेंस कैसे निकलती है? हमारे पास दो फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम या मोशन की इक्वेशन। अब मोशन की इक्वेशन तब लगती है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो पहले ये चेक कर लेते हैं कि इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या नहीं है। तो इसको रोक कौन रहा है? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना है पहले वो निकालना है। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? म्यू एन। एन क्या होगा यहां पर? एम इंटू जी। ठीक है, एन क्या है? नॉर्मल फोर्स। ये फ्रिक्शन फोर्स इसको एक्सेलरेशन दे रहा है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई म्यू जी। और याद रखिए जब भी कोई व्हीकल या कोई भी ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल सरफेस पर फिसलता है तो एक्सेलरेशन यही आता है, फ्रिक्शन की वजह से। जब भी कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल सरफेस पर फिसलता है तो फ्रिक्शन की वजह से जो रिटार्डेशन आता है वो होता है म्यू जी, और ये यही रहता है। अब ना टायर बदल रहा है, ना ये ग्राउंड बदल रहा, ना ग्रेविटी बदल रही, यानी कि एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट। ये बात हमें पता है। तो यहां पर अगर मुझे एस निकालना है तो मैं कौन से फॉर्मूले लगा सकता हूं? एस इज इक्वल टू यू टी, रिटार्डेशन है तो माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, या वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। अब इसको लगाने के लिए मुझे एस तो निकालना है, यू आपके पास में नहीं है, टी आपके पास नहीं है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो यू की जरूरत पड़ेगी और टाइम की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है? यहां देखिए दूसरे वाले में अगर ये यहां पे जाकर के रुक जाता है तो फाइनल स्पीड क्या हो गई? 0। इनिशियल आपके पास नहीं है, ए आपको पता है, एस आपको निकालना है, यानी कि इसमें आपको सिर्फ यू निकालना पड़ेगा और आपका काम हो जाएगा। तो यू कैसे निकलेगा? अगर मुझे ये पता लग जाए तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब यू निकालने के लिए चूंकि ये कॉलिजन है, आपको पता है मोमेंटम कंजर्वेशन तो लगेगा ही लगेगा, तो हमें यू निकालने के लिए इसके मोमेंटम कंजर्वेशन को अप्लाई करना पड़ेगा। तो अप्लाई करते हैं, तो अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में कॉलिजन से पहले की हालत देख लीजिए, कॉलिजन के बाद की हालत देखिए। कॉलिजन से पहले दोनों बॉडीज रुकी हुई है, पूरा सिस्टम रेस्ट पर है, इसलिए इनिशियल मोमेंटम विल बी 0। अब बात करते हैं फाइनल मोमेंटम की। अगर मैं इसकी स्पीड u1 मानता हूं, इसकी स्पीड u2 मानता हूं, और मुझे नहीं पता ये किधर जा रहे हैं, तो ये दोनों मेरे लिए अननोन क्वांटिटी है, मैं इसमें साइन नहीं लगाऊंगा। तो फाइनली इसका मोमेंटम हो गया m u1 और उसका मोमेंटम हो गया m u2। अच्छा, ये मास है 100, तो अगर मैं इसका मास भी रख दूं 100 u1 प्लस 300 u2। अब मोमेंटम कंजर्वेशन क्या कहता है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो दोनों मोमेंटम क्या होंगे? सेम, और एक्सटर्नल कोई फोर्स लग भी नहीं रहा है, तो P इनिशियल विल बी इक्वल टू P फाइनल। इट मीन्स 100 u1 प्लस 300 u2 विल इक्वल टू 0। अब मैं यहां से u2 निकाल सकता हूं, 100 u1 अपॉन 300, तो u2 आ गया मेरे पास -1/3 u1। अभी माइनस साइन क्या बता रहा है कि u2 की स्पीड u1 के जस्ट अपोजिट होगी, और वो आपको भी समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि टक्कर का पहले का मोमेंटम क्या था? 0। टक्कर के बाद अगर इसके मोमेंटम की डायरेक्शन x एक्सिस में है तो इसके मोमेंटम की डायरेक्शन -x एक्सिस में होगी, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे, मोमेंटम 0 आ जाएगा। तो मेरे पास देखिए आप u2 निकल गया,
चलो u2 मेरे पास आ गया, v मेरे पास है, अब मेरे पास एक्सेलरेशन नहीं है। अब एक्सेलरेशन कहां से निकलेगा, इसके लिए इसका डेटा आपको दिया हुआ है। अब यहां पर अगर आप लगाते हो सेम इक्वेशन कि v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as, तो फाइनल स्पीड 0, इनिशियल स्पीड आप निकाल सकते हो u1 स्क्वायर माइनस 2a, s की वैल्यू क्या है 18, तो a यहां से आप निकाल सकते हो आसानी से, ठीक है। a कितना निकलेगा, u स्क्वायर बाई 36, 18 और 2 36, ये रहा आपके पास में a की वैल्यू, आराम से देख लीजिए। अब ये वैल्यू उठा करके यहाँ रखते हैं, फाइनल स्पीड हो गई 0, इनिशियल स्पीड आपके पास में u2 स्क्वायर माइनस 2, a कितना है u1 स्क्वायर बाय 36 इंटू एस, एस कितना है आपके, अच्छा u1 स्क्वायर, एस आपको निकालना है इंटू एस, चलिए। और u2 की वैल्यू आपको पता है, देखिए क्या है 1/3, तो u2 इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा u2 स्क्वायर दैट इज, ये हो गया u1 स्क्वायर बाई 18 इंटू s2। अब u2 की वैल्यू उठा करके रख दीजिए, तो यहाँ पे देखिए कितना आएगा, u2 का स्क्वायर यानी कि 1/3 का स्क्वायर, तो 1/3 का स्क्वायर 9, और वो क्या है u1 स्क्वायर। यहाँ देखिए u1 स्क्वायर बाई 18 इंटू s2, इसको सॉल्व करेंगे तो s2 आ जाएगा आपके पास में 2 मीटर। ये इसको करने का सिंपल तरीका हो गया है। अब आप ये देखिए जो मैंने करा कैसे, मैंने क्वेश्चन को उल्टी अप्रोच करी है। मैंने सोचा डिस्प्लेसमेंट निकालना है या डिस्टेंस निकालना है, तो मुझे किस इक्वेशन की जरूरत है, मेरे पास क्या क्या तरीके हैं। अब मुझे जब तरीका समझ में आ गया है तो उसमें जो मिसिंग क्वांटिटीज हैं वो कैसे निकलेगी, वो निकालने के लिए मैंने क्वेश्चंस को पढ़ा, मोमेंटम कंजर्वेशन से एक क्वांटिटी निकली और दूसरी क्वांटिटी मोशन की इक्वेशन से निकली। यानी कि क्वेश्चन में जो अननोन क्वांटिटी है उसको निकालने का तरीका भी क्वेश्चन ही खुद बताएगा, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये सोचना है कि वो निकलेगा कहां से। लिखिए इसको, चलिए अब देखो क्वेश्चन कर लिया, आंसर आपको पता लग गया, अब आप सोचेंगे अगला क्वेश्चन करें। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं एक क्वेश्चन में बहुत ताकत होती है आपको सिखाने की, इससे आप कई चीजें सीख सकते हैं। कैसे, अब अगर आप इस इक्वेशन की देख रहे हो तो इसमें फाइनल स्पीड तो दोनों के लिए 0 होगी, एक्सेलरेशन दोनों के लिए सेम है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा हाई लेवल पे अपना दिमाग चलाऊं और मेंटोस जिंदगी की तरफ भागूं, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as है, a सबके लिए सेम है, v दोनों के लिए 0 है, तो क्या हो गया u इज अंडर रूट 2as, तो s कितना निकल जाएगा u स्क्वायर बाय 2a। ये कह सकते हैं u इज प्रोपोर्शनल टू रूट s, दोनों केस में, इसमें भी और इसमें भी u इज प्रोपोर्शनल टू रूट s। अब इसको समझिए, अब अगर मैं u इज प्रोपोर्शनल टू रूट s को यूज करूं तो मैं कह सकता हूं u1 इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट s1 डिवाइडेड बाई u2 अंडर रूट s2। क्लियर है, u1 कितना था, u1 हमारा u1 था, u2 आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 1/3 u1 इज इक्वल टू s1 कितना था 18, तो s2 कितना आ जाएगा आपको निकालना है, u1 से u1 कट गया, 3 ऊपर आ गया, यहाँ से पलटेगा ना ऊपर आ जाएगा, तो 3 का हो जाएगा 9, 18/s2, तो s2 कितना आ गया 18/9 दैट इज 2 मीटर। आप ऐसे भी सोच सकते थे, क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता था, थोड़ा सा टाइम बच जाता और तो क्या होता है, ठीक है। तो आप इस तरीके को भी लिख सकते हैं, यहाँ से लिखिए और करके, और इसको यहाँ से यहाँ तक पूरा लिख लीजिए, पहले आप ये लिखेंगे फिर आप ये लिखेंगे। चल